हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं बालाजी ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारी CUET की जो एग्जामिनेशन होती है, जो कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। इसके लिए जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि प्रीवियस चैप्टर्स के भी क्वेश्चन जो है मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, लेकिन मैं आप लोगों को ये चैप्टर के जो क्वेश्चन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो के तौर पर प्रोवाइड कर रहा हूं, सो दैट कि आप लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं पेपर में वो बने। यहां पर जो मैंने रेफरेंस लिया है वो दो चीजों का मेन रेफरेंस लिया है। एक आपका CUET के क्वेश्चन पेपर के जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो लिए हैं, और साथ में मैंने नीट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है या प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर हुए हैं उनसे क्वेश्चन यहां लिए हैं, सो देट कि आपके आने वाले साल में आपसे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनने वाले हैं वो यहां से बने और इसी तरीके से बने। हम लोग यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक पहला ये रहेगा कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होने वाला है, और सेकंड हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो अगर उससे रिलेटेड कोई और भी पॉइंट होता है तो हम उसी क्वेश्चन के साथ में सेकंड पॉइंट को भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी थीम होगी। आज नहीं, किसी भी दिन के प्रैक्टिस सेशन की हमारी यही थीम होती है, क्योंकि शायद आप मुझे पहली बार YouTube पर इस चैनल पर देख रहे होंगे फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ में, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारा तरीका ये होने वाला है। राइट। दूसरी बात, आप लोगों को मेरे साथ में यहां पर जो है कॉपी पेन लेकर बैठना होगा। मैं आपको कुछ टाइम दूंगा और टाइम देने के बाद आप अपना जो आंसर निकाल लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये मानना पड़ेगा कि फॉर द एग्जाम आप लोगों की स्पीड जो है वो कम है। दूसरा एक पॉइंट और हो सकता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ एरर या मिस्टेक कर दें, वहां पर आपको अपने आप से ये बोलना पड़ेगा, सेल्फ बोलेंगे आप कि मेरी जो कैलकुलेशन है वो उसमें मिस्टेक ज्यादा होती है, तो मुझे अपनी कैलकुलेटिव पार्ट जिसमें एरर और स्पीड दोनों की बातें होंगी उसको इंप्रूव करना है। तो ये कुछ बेसिक बातें होती हैं। हम जब भी कभी प्रैक्टिस सेशन लेकर आते हैं या MCQ सॉल्व करते हैं, PYQ सॉल्व करते हैं या हमारे ऑब्जेक्टिव सेशन लगाते हैं, तो इसमें हम लोगों को कुछ तो क्वेश्चन मिल जाते हैं कि सर हमारे पेपर में इस तरीके के आए हुए थे और आने वाले हैं। दूसरा यहां से एक चीज और पता चलती है, और वो ये होती है कि एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो मेरा वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं कहां पर लाई करता या करती हूं। ठीक है ना। आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जो क्वेश्चंस यहां पूछे गए हैं वो या तो प्रीवियस ईयर है या एक्सपेक्टेड है। अब उनसे उम्मीद की जाती है कि बन जाएगा, और टीचर जब पढ़ाते तो अपना जो सिलेबस डिजाइन करते हैं वो कुछ उस तरीके से कंटेंट डिजाइन या सिलेबस डिजाइन करते हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चन बने। तो अगर क्वेश्चन बनना थे या क्वेश्चन बनना चाहिए तो आपसे भी उस समय वो क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर नहीं बनते तो यू हैव टू रीड द चैप्टर अगेन, और आपको और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए CUET 2026 के लिए हम लोग अपना ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और कुछ PYQ का यहां पर समावेशन लेकर आया हूं, और वो मैं करवाने वाला हूं। चलिए, आप लोग भी सब लोग रेडी हैं? स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन जो है वो ये है। पूछा गया है, अ मटेरियल हैज रिलेटिव परमिएबिलिटी 0.0999, इट इज। आपको वो बोल रहा है कि अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी कि सापेक्षिक पारगम्यता अगर दी है तो बताइए कि उसकी वो मटेरियल किस टाइप का होगा। आपको चार मटेरियल नीचे दिए हैं। अब एक बात की थोड़ी सी यहां पर नोटिस करना पड़ेगा, मैं कुछ जो एरर छोटी मोटी होंगी उनको क्लियर करूंगा, क्योंकि यहां पर मैं एक मीडियम में पेपर प्रिपेयर करता हूं और उसका जब ट्रांसलेशन होता है तो थोड़ा सा कभी कभार गलत हो जाता है। ये पारगम्यता नहीं होगा, इसका मतलब जो होगा सापेक्षिक चुंबकशीलता होगा। क्या होगा? क्या सभी स्टूडेंट चुंबकशीलता वर्ड सुन चुके हैं, जानते हैं वो लोग? सभी लोग, आप लोग सभी लोग जानते हो? तो बताइए। अब आपको यहां पर किसकी वैल्यू दी हुई है? अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर वैल्यू दी हुई है म्यू आर की। किसकी दी है? और म्यू आर दिया हुआ है, तो म्यू आर कितना दिया है? तो वो आपने कहा सर 0.999 दिया है। और आपको हमें बताना है कि अगर ये वैल्यू है तो बताइए कि आपका वो पदार्थ कौन सा है। ठीक है, चलिए ट्राई करेंगे क्या सभी लोग? चलिए, मेरे पास कुछ आंसर भी आ चुका है। किसी एक बच्चे ने आंसर किया है। क्या आंसर कर रहे हो? पैरामैग्नेटिक आंसर कर रहे हो। कोई और? फेरोमैग्नेट आंसर कर रहे हैं। कोई और? ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों ने तीनों आंसर कर दिए हैं। ठीक है, जो कि आप ये दर्शाता है कि आप अभी बिल्कुल भी मैच्योर और प्रिपेयर नहीं हुए हैं। जिन लोगों ने, अब देखिए, तीनों आंसर कर दिए, इसका मतलब ये तीन मटेरियल अगर आपने बता दिया मतलब दो लोगों का तो गलत है। तो जो ठीक है वो ठीक है अपनी जगह। अब उन्होंने कैसे आंसर किया, आपकी मर्जी, आपने किस प्रकार से आंसर किया, बट जो आंसर है वो आपको यहां पर फाइंड आउट करना था। केवल हवा में आंसर नहीं करना है कि सर हमें यहाँ पे फेरो दिख रहा तो फेरो बोल दिया, पेरा दिख रहा तो पेरा बोल दिया, डाई दिख रहा तो डाई बात कर दी, है ना। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के लिए आपको इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, और वो है आपका म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। पढ़ते हो फॉर्मूला?
और अगर आपको यहां पर म्यू आर दे दिया गया था 0.999 और यहां पर लिखा हुआ है 1 प्लस काई, तो बताइए यहां से काई की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? वो 1 माइनस 0.9 सॉरी इसमें से एक जाएगा, है ना? मतलब मैं बोल सकता हूं कि 0.999 में से एक को माइनस करना पड़ेगा, और जब आप ऐसा करोगे तो यू विल गेट क्या? काई आपको नेगेटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा? और अगर काई नेगेटिव मिलता है इसका मतलब कौन सा मटेरियल होता है? वो सीधा सा हमारी क्लास में हमने पहले ही पढ़ लिया था, डाई मैग्नेटिक मटेरियल होता। मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था? क्या आप समझ पाए? इतना लॉजिक। अब आप इसको बताइए मुझे, आप अपने मन से बोलिए, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों ने जितना पढ़ा है कंटेंट उससे नहीं बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? और अगर नहीं बन रहा है इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी है, हमको उसको और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। समझे? इतना तो लॉजिक लगाते आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको पेपर में आधा मिनट देना पड़े, 20 सेकंड देकर सोचना पड़े कि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया और मुझे मैं ब्लैंक हूं कि सॉल्यूशन कैसे होगा, पर फिर भी आपको वहां पे 20 सेकंड 30 सेकंड देना पड़ेंगे, आपको सोचना पड़ेगा। नहीं आता तो स्किप करिए। अगर आपको लगता है कि 2-3 मिनट खा रहा है, यानी कि टाइम ज्यादा ले रहा है और बिल्कुल दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तो स्किप करके आगे बढ़िए, अदरवाइज आप सोचिए। समझे? चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब जो क्वेश्चन आप अभी थोड़ी देर पहले करके आ रहे हो, क्या नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी आपने पढ़ ली थी? तो अब यहां पर आपका अगला क्वेश्चन जो है वो आपको बोल रहा है, और 4 ऑप्शन के साथ में आपको पूछ रहा है, तो आपको आंसर बताना है। ऐसे क्या आंसर कर रहे हैं? सी आंसर कर रहे हैं। क्या ये बिल्कुल सही है? बताइए, ये आंसर बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या है सही होने का? कैसे गेस किया आपने? कि हमें ये पता चला, बिल्कुल हमें ये पता चला कि जब आपने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दी और वो भी कैसी दे दी? नेगेटिव। नेगेटिव देने से मुझे एक बात तो पता चल गया कि ये किसका एग्जाम्पल होना चाहिए? डायामैग्नेटिक का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? डायमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, हाँ या ना? तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के तो कुछ एग्जांपल हैं, और उस एग्जांपल में एक एग्जांपल कौन आता है? क्या ये बात ठीक है? तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि यहां पर आपके पास ए और बी लिखे हुए हैं, ये कौन से मटेरियल है जरा बताएंगे? ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। मैं केवल फेरो लिखूंगा शॉर्ट में। ये किसके एग्जांपल हैं? तो ये लोह चुंबकी के हैं। और यहां जो एल्यूमिनियम लिखा हुआ ये पेरा का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? याद आया? क्या क्या कविता है तुम्हारा ही है? नहीं क्या? अच्छा तुम्हारा है ना, पेरा है ना? ठीक है, समझ गए वो बात। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? कविता के। ये किसका एग्जाम्पल निकला? हमारी प्रियंका, जो उस दिन के बाद पधारी नहीं, उसको हवा का झोंका उड़ा ले गया। आपको पता 3 दिन पहले बहुत आंधी आई थी रात को, प्रियंका उस दिन उड़ गई। और उस दिन आप जानते भी थे कि प्रियंका उड़ भी सकती है हल्के फुल्के झोंके से। चलिएगा अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है आपके सामने, फॉर विच मटीरियल इज ससेप्टिबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। किस पदार्थ के लिए अब देखो ये ससेप्टिबिलिटी लिखा है, आप सब जानते हैं ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या है? काई किसको, काई का क्या मतलब है? काई क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो? संवेदनशीलता। इसको बोलते हो चुंबकीय, इन्होंने इसका हिंदी ना करके ये डायरेक्ट लिख दिया चुंबकीय संवेदनशीलता। तो किस पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, आपको बताना है। चलिए सभी लोगों का आंसर डायमैग्नेटिक आ रहा है। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, जरा यहां पर देखिए, क्या आपको हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन सेम नजर आ रहा है? हाँ है ना? क्या यहां पर प्रति अणु लोह नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना? ये बड़ी समस्या है कि कभी भी पेपर में हो सकता है कि आपको वो हिंदी में यही दे दे, हिंदी में अणु प्रति ना दे। इसलिए मैं जब पढ़ाता हूं, बोलता भी हूं, तो अक्सर एक बात पे फोकस करता हूं कि थोड़े से एटलीस्ट इंग्लिश के कुछ वर्ड पर फोकस करो और याद रखने की कोशिश करो, स्पेशली इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायो फिर भी हिंदी में देता है और हम इतनी इंग्लिश पढ़ते हैं बायो की, जो टर्म्स हिंदी में बनती ही नहीं है, तो हमें बायो तो बन जाती है, लेकिन यहां पर दिक्कत हो सकती है। बट आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आपका? डायमैग्नेटिक। कैसे गेस किया आप लोगों ने? इसको कैसे पता किया डायमैग्नेटिक होगा? आपने बोला कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है ना, टेम्परेचर से स्वतंत्र। और टेम्परेचर से स्वतंत्र अगर होगा तो क्या क्यूरीज लॉ लगेगा यहां पर? क्यूरी का लॉ यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता, टेम्परेचर से जो इंडिपेंडेंट होता है उस पर, है ना? तो बस बात खत्म हो गई। कौन होता है वो? डायमैग्नेटिक मटेरियल। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न पर आइएगा। अगला प्रश्न आपको यहां पर कह रहा है, क्या बोल रहा है अगला प्रश्न? कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई मटेरियल है फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। देखो यहां पे भी पैरा लिख दिया। क्या मतलब है इसका? ये बोलना चाह रहा है अनुचुंबकीय। क्या बोलना चाह रहा है?
अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए तापमान बढ़ने पर, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए हमने कहा बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, तीसरा हमने कहा ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज होती है, डी कहा हमने बोथ ए एंड सी। बी बता रहे हैं आप, बोलिए सभी लोगों का आंसर बी आएगा, हाँ या ना? डी आएगा, ए और सी। यानी कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या बढ़ाया? टेम्परेचर बढ़ाया तो काई बढ़ गया। आप तो पहली बात तो ये बोलना चाह रहे हैं, आप पूरी तरीके से यहीं पर गलत हो गए। आपने तो लॉजिक ही खराब कर दिया, आपने क्यूरी के लॉ को ही गलत बोल दिया भाई। इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल सही है। जो स्टूडेंट बी की तरफ जा रहे थे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। अब जिनका गलत हो रहा है, यहां गलत होने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए, मुझे ये अच्छे से पढ़ना है ताकि मेरे फाइनल पेपर में मिस्टेक ना। आप कितना गलत लॉजिक लगा के डी आंसर कर रहे हो। देखो एक बच्चा जो है ना, जब पेपर में बैठता है तो उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं, सब आप भी जानते हो, होता है। अब वो जो 4 ऑप्शन है उसमें से उसको एक सही लगता है। एक बार जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है तो उसका एक आंसर सही लगता है। वो अपने उस सही क्वेश्चन पे टिका रहता है, मतलब सही आंसर पे टिका रहता है कि यही सही है, यही सही है, ठीक। और हम भी बोलते हैं कि जो आपका पहली बार में आंसर आया उस पर टिक करना, क्योंकि ज्यादातर टाइम वही सही होता है। बट अगर आपने इतना छोटा लॉजिक गलत कर दिया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे आप ससेप्टिबिलिटी बढ़ाते हुए बोल रहे हो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। अब इमेजिन करिए अगर ऑप्शन नंबर ए गलत है तो क्या डी ऑटोमेटिक गलत नहीं हुआ यहां पर? तो आपके लिए इस क्वेश्चन में 50-50 वाला मामला तो पहले ही क्लियर हो जाता अगर आपको क्यूरी का नियम ढंग से याद होता। बस समझ पाए आप? तो ये गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर आइए। अगला पूछा गया है यहां पर, एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। और ये क्वेश्चन है आपका ना केवल क्यूरी के नियम पर, ये बोला गया है क्यूरी एंड वीस लॉ। किसका लॉ है ये? 2 साइंटिस्ट आए, क्यूरी ने तो एक लॉ दिया था। क्यूरी का लॉ क्या कहता था? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, प्रोपोर्शनल टू 1/t। अरे हाँ है ना, सी। आप लोग ना थोड़ा सा, मानता हूं कि आपके आंसर ठीक हो रहे हैं, पर कम से कम जो बोर्ड पे लिखा उसको पढ़ के आंसर करना। यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिखा है, ठीक है ना। ये क्यूरी ने बोला था, अकेले क्यूरी ने बोला था। फिर एक और उनके साथ में आते हैं, नाम क्या है उन साइंटिस्ट का? वीस। और वो बोल रहे हैं कि बताइए, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन ये है, क्यूरी और वीस का जो लॉ है वो किसके लिए लागू होगा? नहीं पता किसी को भी? तो पहली बात तो हम लोगों को यहाँ पर तुक्का मार रहे हो? कौन तुक्का मार रहा है भाई? पता है लॉ क्या है? ये पता है इसका लॉ क्या दिया है उन्होंने? कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। जो हमारा पहले ही लॉ था उसको थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई कर दिया और इन्होंने कहा, आपने अभी तक केवल C/T पढ़ा, आपने अभी तक क्या पढ़ा? केवल C/T। लेकिन यहाँ C/T नहीं है, यहाँ पर C/T - TC है, और ये TC क्यूरी टेम्परेचर है। पीछे क्या है? ये रेंडम टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर पे आपका मटेरियल होगा, और ये पीछे क्यूरी टेम्परेचर। और फिर ये लॉ दिया गया, ये लॉ क्या कहलाया? क्यूरी एंड वीस लॉ कहलाया। और ये लागू होता है किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के। किसके लिए? फेरोमैग्नेट। तो आप यहां से आंसर क्या कर देंगे इसका आंसर आप करने वाले हैं सी। क्या आंसर करेंगे? और कहीं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, नहीं है, तो हमारे लिए आंसर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए बोलिए, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बड़ा आसान दे दिया आपको फिर से। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं, और मैं आपको बता दूं ये CUET में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को एक बार कहा था कि पेपर, इवन पता है आप लोगों को, अभी आप लोगों ने जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया ना 0.0 मतलब 0.999 वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आज का, उसके मेज डी कॉलम में 4 क्वेश्चन बने हुए थे और IIT में पूछा हुआ था, और एक ही क्वेश्चन से आंसर सही हो गया। आप इमेजिन करिए, इतने बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आता, पर दिमाग लगाना पड़ा था ना। वहां पर भी थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट कह रहे हैं ए आंसर सही होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिलेशन यही बोलता है। ज्यादा हो सकता था कि ये क्वेश्चन को, वैसे तो इन्होंने ऐसा ही दिया, पर वो थोड़ा बहुत आप लोगों को ऐसा दे सकता था। उसको करना चाहिए था एक्चुअल में ऐसा कि आपको काय बोल देता। काय क्या बोल देता? μr-1 ऐसा देता तो मजा आता थोड़ा सा, कि थोड़ा बदल के दिया। पर अब ठीक है, जो क्वेश्चन बनाना था, इजी बनाना था, तो इजी बनाया उन्होंने। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, और आपको मुझे इसका आंसर करना है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बताइएगा, बोला गया है सॉफ्ट आयरन के बारे में, यानी कि जो मृदु इस्पात होता है आपका, सॉफ्ट आयरन होता है, उसके बारे में क्वेश्चन बोला गया है। सॉफ्ट आयरन इज प्रिफर्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर्स बिकॉज इट हैज, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर बनाने के लिए
सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं और उसका उपयोग क्यों करते हैं आपको बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने क्लास में नहीं करवाया, बोलो हाँ या ना, लेकिन करवाया है। कभी ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर, वो अलग बात थी, कोर बनाना बोल दिया, लेकिन जब आपने सॉफ्ट आयरन पढ़ा और केवल आपने वो मछली डॉल्फिन छोटी और मोटी बना दी, पतली या मोटी बना दी, उसी दिन क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया था। सभी लोग भी आंसर बोल रहे हो क्या? क्या बोलता है? लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी, बिल्कुल सही। ना तो उसके अंदर ज्यादा रिटेंशन होगा मैग्नेटिज्म का, ना ही उसको हटाने के लिए उसकी निग्राहिता उतनी ज्यादा होगी। तो देखिए जरा, इंग्लिश वर्ड बताने का मतलब है कि ये तो अवशिष्टता फिर भी समझ में आता है, लेकिन कोर्सिविटी तो नहीं आता। पर पेपर में देखो ऐसे भी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो है उनको यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि आप अपने कंटेंट में इंग्लिश भी ऐड करते जाएं और कभी इस बात से परेशान ना हो, क्योंकि जितने परेशान यहां हो लोगे उतना पेपर में आसानी होती है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आपके ऐसे बातों बातों में सही हो जाए या आपने थोड़ा एक्स्ट्रा इंग्लिश पढ़ ली उससे सही हो जाए, और मान लीजिए कि वो 2 ही क्वेश्चन जो है वो कट ऑफ डिसाइड कर दे, तो क्या कर लोगे? समझ गए बात? अरे हाँ है ना। मेरा एक फ्रेंड है, 2014 में हम लोग पास आउट होते हैं और उसका पहली बार में ही एक एग्जाम में सिलेक्शन होता है, और पता है उसका सिलेक्शन कितने मार्क्स पर हुआ? 156 आउट ऑफ 200। कितने? ठीक है ना। कितने नंबर लाया था? 156 नंबर आउट ऑफ, पता कट ऑफ कितना गया था? 156। बस वही आखिरी नाम लिखा हुआ था वहां पर उस बच्चे का सब इंजीनियर में। अब आप इमेजिन करिए कि अगर उसके नंबर 156 नहीं होते, अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता वहां पर, तो भाई साहब उस दिन तो जॉब नहीं लगती। उसके बाद अगले दिन लग जाए वो अलग बात है, कोई और पेपर दे, उस दिन तो नहीं थी उसकी जॉब, वो है ना। तो एक एक क्वेश्चन का बहुत महत्व है। तो जितनी लीनियंटली आप आंसर कर रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे हैं कि बस ए बोल दो बी बोल दो, वो नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन में आप लोगों को एटलीस्ट 1 मिनट तो मिलता है। कोई ऐसी एग्जाम आपकी नहीं होती एंट्रेंस एग्जाम जिसमें 1 मिनट भी ना दिया जाए। रद्दी से रद्दी एग्जाम भी उठा लोगे तो कम से कम एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाता है। तो थिंक फर्स्ट, पहले सोचो। आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर इतने आसानी से क्यों बता पा रहे हैं पता है आप लोगों को? रिसेंट है, बहुत रिसेंट है। आपने बहुत दिनों से, 6 दिनों से बातें सुनी मेरी, फिर आप बार बार उन पेज को घर पे जाके नोट डाउन कर रहे थे, सेम डे में आप सेम नोट डाउन कर रहे थे। तो जो एक समस्या आपके साथ थी कि क्लास में लिख के भाग जाते थे ना घर, और घर पे जो बुक कॉपी बंद हो जाती थी वो खत्म हो गया। तो अब घर पे एक बार पढ़ना पड़ता है, और फिर जब आपको बोल दिया जाता है कि आपके सेशंस होने वाले, तो आप लोग उसको एक बार पढ़ लेते हो, तो देखो ऐसे बनने लगता है ना। अब जब मैंने अभी कहा था कि आईआईटी में आया हुआ, तो आप लोगों का वो था कि ऐसा पूछता। अरे भाई साहब, वो पेपर में जिस दिन आईआईटी का पेपर देने जाते हैं उस दिन रिवीजन थोड़ी होता है, वो तो पहले का ही दिमाग चलाना पड़ता है कि अपन ने अभी कितनी मेहनत की है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आइए, बताइएगा। ये भी क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। इसमें आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। अगर हार्ड मैग्नेट की बात कर रहा है, यानी कि मैग्नेट जो है वो कठोर है, या कोई भी कठोर पदार्थ, मैं हार्ड मैग्नेट ही क्यों कहूं, मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि ये क्या है, कोई भी कठोर पदार्थ है ना। तो कठोर पदार्थ के लिए या हार्ड मैग्नेट के लिए आपकी क्या चीजें होना चाहिए? क्या परमिएबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, क्या कोर्सिविटी कम होना चाहिए, हाई रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी होना चाहिए, या लो हिस्टेरिसिस लॉस होना चाहिए? बताइए। हाई रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी इसके लिए होना चाहिए। क्लियर है ना ये बात? तो अब कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसे दोबारा आया है और आप आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये जस्ट रिवर्स था, हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था उसका। आगे आइएगा अगले प्रश्न पर, इसका आंसर करें। एरिया इनक्लोज्ड बाय हिस्टेरिसिस लूप क्या करवाता है बताइए? ऑप्शन नंबर ए बी सी बोलिए। बी आंसर बोल रहे हैं। एनर्जी लॉस की बात करता है, बिल्कुल। जितना मोटा होगा उतना एनर्जी लॉस ज्यादा। तो हमने कहा कि जो हमारा एरिया अंडर कर्व होता है वो किसकी बात करता है? एनर्जी लॉस की बात करता है, वो भी पर साइकिल। पता आप लोगों को ये लाइन बोलना बहुत जरूरी है, पर साइकिल, ठीक है ना। एक साइकिल के लिए बताना बहुत जरूरी है। यहां पर आगे बढ़ेंगे यहां से अगले प्रश्न पर आइए। ये क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इसका आंसर क्या करेंगे। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स बी वर्सेस एच फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। पहले एक बच्चा जब पेपर देने बैठे तो उसको एक और क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कि ये जो बी वर्सेस एच है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, यही तो हिस्टेरिसिस लूप है। हाँ है ना। अगर हिस्टेरिसिस लूप का उसको यही नहीं मालूम है कि किस किस के बीच में ड्रॉ होता है, अगर उसकी कंडीशन नहीं मालूम कि फेरोमैग्नेट के लिए ही बनता है, तो क्षैतिजता लूप बताएगा ही कैसे? फिर क्या आंसर करेगा? उसको तो पता ही नहीं चलेगा। नाउ आंसर।
ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो दिखाई देती ही नहीं है क्योंकि डॉल्फिन बन रही है। बी बोल रहा है नॉन लीनियर एस शेप हिस्टेरिसिस लूप। तो अब क्या है, ये क्वेश्चन हो गया आसान। इसलिए आसान हो गया क्योंकि ऊपर जो बात नहीं दी थी वो उसने यहां लिख दी नीचे, और आपको पता चल गया और आपको याद आ गया, क्लिक कर गया। अगर ये नहीं होता और केवल इसका ऑप्शन इतना सा छुपा हुआ था जो कि मैं करना चाहता हूं तुम लोगों के लिए, तब आप आंसर क्या करते? मतलब अब तो आप आंसर कर ही देते, इसमें कोई सवाल ही अब नहीं बचा है, बट फिर भी आप लोग आंसर क्या करते अगर आपके पास यही क्वेश्चन होता इतना सा? तब भी आपको आंसर बी ही, अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। ए कहां होता है? लीनियर तो होता ही नहीं है, रेखी तो होता नहीं, सीधी लाइन कहां मिलती है? तो इसका आंसर अभी भी क्या होगा? होगा तो नॉन लीनियर ही। कैसा मतलब कि आप इसको क्या बोल सकते हो? गैर रेखीय। वो मैंने हटाया इसलिए आप समझ जाने इस क्वेश्चन को, है ना थोड़ा सा। चलिएगा आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट द फील्ड डायरेक्शन इज, इधर शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ, एक यहां चले जाओ, बैग इधर कर दो ना, जल्दी से कर लो फटाफट। जल्दी करिए और आंसर करिएगा फटाफट फटाफट। क्या है बी ऑप्शन? बी ऑप्शन बोल रहा है अपोजिट टू दी एक्सिस। ये है क्या? परपेंडिकुलर टू दी इक्वेटोरियल लाइन। सी। फोर्थ बोल रहा है 845 डिग्री टू दी एक्सिस, और बोल रहा है सेम एज एक्सिस, है ना। अब मैं आपको बताता हूं क्या पूछा उसने। इक्वेटोरियल लाइन क्या बोली थी? इक्वेटोरियल लाइन बोली हुई है। आगे वो बोल रहा है बार मैग्नेट के लिए, और वो बोल रहा है कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक, तो भाई साहब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आप लोगों ने इसको 90% पढ़ा है, आप लोगों को पता है कि यहां पर वो बी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? और मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लीजिए कौन सी स्थिति बनती है हमारी, अगर हमारी ये अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति होती है, अक्षीय अगर होती यानी कि एक्सियल पोजीशन होती, तो जिधर भी जा रहा था उधर ही उसका डाइपोल जाता है। और अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात कर देते तो डाइपोल जस्ट विपरीत हो जाता है। यानी कि आपको यहां पर जो आंसर करना था वो सी डी कुछ नहीं, आंसर नंबर आपका कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। आप ये मत सोचो कि यहां पर अक्ष लिख दिया है, अक्ष के विपरीत। ये मानना पड़ेगा आपकी एक डाइपोल के अक्ष की बात कर रहा है। किसकी? डाइपोल की। समझ पाए क्या? या फिर इसको और ज्यादा क्लियर करना हो तो लिख देते हैं हम क्या? अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट। क्या लिख देते हैं? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। चलेगा क्या? तब तो मान लोगे ना। डाइपोल मूवमेंट यानी कि क्या? ये कैपिटल एम कौन सा वाला? मैग्नेट वाला, और उसके अगेंस्ट यानी उसके अपोजिट। ठीक, बताइए। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ऐसा नहीं सोचे कि बिल्कुल ये नहीं बन रहा तो आंसर ही गलत हो जाएगा या अलग हो जाएगा। आपको जो पहले पढ़ा हुआ है, जैसे कि इन्होंने आंसर पहली बार में कर दिया था, क्वेश्चन देखते कि अपोजिट होगा इसका। ठीक, पर ऑप्शन पढ़ना था, उस समय तक पढ़े नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अब बताइए। बहुत आसान है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जल्दी से निपटा दें क्या? कैसे होगा? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। आप तो हाँ कर रहे थे, सुनते नहीं है क्या? चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला बताइए। आपसे बोला गया है एक चुंबकीय द्विध्रुव को 0 से 90 डिग्री रोटेट करने में, क्या करने में? रोटेट करने में आपको कितना कार्य, यानी कि आपको क्या निकालना है? वर्क डन। और मैंने आपको दो फॉर्मूले दिए थे वर्क डन के। अगर मैं आपको बोलूं वर्क डन बराबर क्या होता था, आप बोलते हैं एमबी, और फिर आप बोलते हो कि 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर एक फॉर्मूला और बोलते हो और वो बोलते हो एमबी, और फिर आप बोलते हो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो इसमें कितने एंगल दिए आपको? 2। हालांकि वो पहले वाले से भी आएगा वही आंसर, क्योंकि कॉस 0 1 ही होता है, बट कोशिश करो कि 2 एंगल दिए तो 2 वाला फॉर्मूला लगाओ। सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सेकंड वाला फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है? यहां से आपको मिलेगा कि हमारा एमबी तो एमबी हो जाएगा, और हमने यहां से कहा कि कॉस 0 माइनस कॉस, ठीक है क्या? तो ये कितना हो गया आपका आंसर? एमबी 1 माइनस, बोलिए आंसर क्या आएगा? ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, कर पाओगे क्या? कौन सा आंसर सही है? ए वाला सही। और देखो उन्होंने गेम केवल प्लस माइनस में खेला हुआ है,
है ना, वो चाहते तो आपको थोड़ा सा इधर उधर कर देते और बोल देते कि आंसर बताओ। अरे बोलिए, -MB भी तो है पीछे पीछे, ठीक, चलिएगा। नेक्स्ट पर आइए, अगला क्वेश्चन का आंसर करें। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज मिनिमम व्हेन। अब जो केसेस आप पढ़ते हैं उस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका। बी आंसर है क्या? 180 डिग्री। ऐसे केसेस में अगर आपने रटा हुआ नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूले पे जाओ और आंसर निकाल के बताओ, समझे? 1 मिनट नहीं लगता है आपको। एमबी की क्या जरूरत है, केवल जो एंगल है वो एंगल से आंसर निकाल के बताइए आप मुझे। अरे भाई आगे जो एमबी लिखा हुआ रहता है उससे मुझे क्या लेना देना, सही है ना? वो पीछे जो वैल्यू आएगी उससे आंसर आएगा। ये आंसर आ रहा है। चलिएगा, हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है। पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो वो कितनी होती, तो होती U बराबर -MB cos थीटा। अब cos थीटा की अगर वैल्यू रखोगे आप लोग, यहां पर cos थीटा अगर वैल्यू रखना चाहते हो तो आप वैल्यू रखिए 3 केसेस में। कौन कौन सी? एक आप रखते हो यहां पर 0 डिग्री रखते हो, एक आप रखते हो यहां पर कितनी 180 डिग्री, और एक आप कितना रख देते हो 90 डिग्री। तो जब आप ये वैल्यू रखोगे 0 डिग्री रखोगे तो आंसर -MB मिलेगा। जब आप 180 रखोगे तो आंसर कितना मिलेगा? MB मिल जाएगा, क्योंकि cos 180 पे -1 होता है। मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया है ये। और फिर अगर आपने 90 रख दिया तो आंसर कितना मिल जाएगा? 0। तो मिनिमम कहां आया? 0 डिग्री पे आया। मिनिमम कहां आया? तो कौन सा आंसर सही होगा? ना ए सही होगा ना ही, क्या आंसर कर रहे हो आप लोग? सबसे बेकार क्वेश्चन का आंसर खराब कर दिया आप लोगों ने। बताइए, ए आंसर होगा, बी आंसर होगा। इतनी जल्दी आंसर करते हैं क्या? आपको समझाते हुए मुझे 30 सेकंड नहीं लगे, आंसर पे पहुंच गया। आप जल्दी पेपर सॉल्व करके सोना चाहते हो क्या पेपर में वहां पे अंदर? फिर जब बाहर तो निकलने देना नहीं है आप लोगों को वहां से। जब आपको अपना पूरा टाइम उस पेपर को देना ही है, वहीं बिताना है, तो फिर जल्दीबाजी करके कर क्या रहे हो आप? उल्टा गलत कर रहे हो। नेगेटिव मार्किंग में नेगेटिव में फंस जाओगे और उल्टा। हाँ या ना? पता चला करके आए थे सर, हम जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, 70% सही था हमारा पेपर, और हमने लगा दिए 90% क्वेश्चन पे टिक। 70% से सिलेक्शन हो रहा था सही लगाने पर, 90% से लगाए, 20% का माइनस हो गया, पता चला सिलेक्शन से बाहर। ऐसे काम नहीं करिए। चलिए आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए और इसका आंसर करेंगे। अब बार मैग्नेट ऑफ M इक्वल्स टू, M क्या है यहां पर? बिल्कुल नहीं दिया आपको, केवल M दिया। मैं जानबूझ के क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्या है M? अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग, जैसे पीछे 2-3 बच्चे कॉपी में पेज पलटा रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, अगर करके बताओगे ये क्वेश्चन? उस वाला, वो जो आप पीछे देख रहे थे ना कॉपी में, तब वाला क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनता। आपको पढ़ाने के लिए इसीलिए आए हैं कि आप सीख लो भाई, तो आप अपनी कॉपी टटोल रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। कैपिटल M क्या है पहले तो ये बता दो। द्विध्रुव आघूर्ण। नहीं समझ में आता, पीछे यूनिट लिखी हुई है। क्या लिखी है? तो पीछे लिखा जूल पर टेस्ला। क्या लिखा हुआ है? जूल पर टेस्ला। अब ये ऐसी कौन सी यूनिट है भाई? जूल पर टेस्ला किसकी होती है बताना जरा, किसकी यूनिट होती है ये जूल पर टेस्ला? अरे अभी एक फॉर्मूला है छोटा सा सिंपल सा, टाउ बराबर MB sin थीटा होता है। अगर मैं यहां से बोलूं टाउ क्या है तो ये जूल में है, और नीचे टेस्ला आ गया, मतलब कि ये B आ चुका है तो टेस्ला आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि ये क्या दिया हुआ था आपको? द्विध्रुव आघूर्ण ही तो दिया था, डाइपोल मूवमेंट ही तो दिया है। अरे हाँ या ना? कंफ्यूज क्यों हो जाते हो, डरते क्यों इतने एकदम जल्दी? तो ये लिखा आपको, क्या मिला? 0.4। M की वैल्यू क्या मिली आपको? ए आएगा आंसर, निकाल लिया आपने। अगर आपको यहां से दिया हुआ था M बराबर कितना 0.4, और आपको यहां पर B दिया हुआ है कितना 16 है ना, 0.16, और आपको क्या बोला गया है? पोटेंशियल एनर्जी एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको स्थिर संतुलन की अवस्था में पूछा है। साम्य अवस्था याद हो तो पढ़ाई थी। अरे बोलिए, इस समय एंगल कितना होता है? कितना होता है स्टेबल में एंगल? 0 डिग्री होता है। तो cos 0 कितना 1। अरे हाँ या ना? तो cos 0 1 हो जाएगा। तो सिंपल सा मेरा जो यहाँ पे फॉर्मूला बनने वाला बार मैग्नेट का, किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। तो U बराबर क्या करूंगा मैं? माइनस ऑफ MB, और दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बात तो 64 आएगा। 16 4 जा 64, 1 2 3 जीरो के बाद मतलब एक ही जीरो लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ए आंसर आएगा। क्या सही होगा? ए आंसर सही होगा, क्योंकि माइनस भी लगाना है ना। अरे बोलिए हाँ या ना? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आप में से बहुत से स्टूडेंट ने ए आंसर
कर दिया था। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। बताइएगा अगला क्वेश्चन क्या होगा। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कर देगा उसको मेरी तरफ से चॉकलेट अभी 1 घंटे के अंदर। क्वेश्चन पढ़िए, पहले तो क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से। इतनी जल्दी तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा जितनी जल्दी तुम आंसर दे रहे हो। बी वाला EVR/2 कैसे? आंसर अगर बी है तो कैसे? यही तो बात है। आप किस में बैठे हैं? अभी एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आप मुझे कहीं पर ऑनलाइन देख रहे होंगे। अगर आप अभी भी इसमें तुक्का मारना चाहते हैं तो फिर कोई सेंस नहीं इस सेशन का। तुक्का मत मारिए, आप सीखने आए थे। अगर आपने अपने जो प्रीवियस 15 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन में से अगर आप लोगों ने 12 के आंसर कर दिए तो आप ठीक ही जा रहे हैं अभी फिलहाल में, है ना। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं आएगा तो सीख के जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे भी तो होना चाहिए जिसका आंसर ना आए। बताइए। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं कुछ यहां पर बातें करता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है वृत्तीय कक्षा, क्या लिखा है? ये बोल रहा है कि ये आपका एक सर्कुलर ऑर्बिट है और उसकी एक रेडियस भी है, उसमें स्पीड भी आपको दी हुई है और साथ में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे एक बात बताइए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है त्रिज्या r और वेग v के वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। अगर स्पीड दे दी गई है, मतलब वेलोसिटी दे दी गई है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? और अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो क्या उसका करंट बनेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होता है तो करंट बनता है Q/T से, हाँ या ना। तो मैंने यहां पर एक चीज तो देखी कि इतने क्वेश्चन से जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे इतना तो समझ में आता है कि मैं इसमें एक चीज लगा सकता हूं। क्या लगा सकता हूं? कि सर यहाँ पे करंट बनेगा। क्या बनेगा? इसका आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा वो भगवान जानता है, या हमारा सॉल्यूशन या हमारा तरीका जाने का कि हमसे बनेगा ही नहीं बनेगा, पर ट्राई तो करें। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा कि I बराबर आप लोग E/T बोलिए। सही बोला। Q/T होता, मैंने E/T लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, अब मुझे यहां से क्या निकालना था? चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है? चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या मेरे पास चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला आप लोगों ने कुछ इस तरीके से पढ़ा हुआ है? बोलिए हाँ है ना। क्या ये वाला फॉर्मूला किसी को याद नहीं है क्लास में? अभी बता दो मुझे। M बराबर IA वाला फॉर्मूला आपको याद है या नहीं है? पिछले वाले चैप्टर में आया था, M बराबर IA आया था ना। ये फॉर्मूला पढ़ चुके ऑलरेडी। तो मेरे लिए ये जो I यहां पर लिखा हुआ है ये क्या हो गया? करंट। I क्या हो गया यहां पर? करंट। और A क्या हो गया? कौन सा एरिया? वो एरिया जिसमें आपका वो जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है। तो एरिया तो फाइनल है कि πr² हो गया। और करंट कितना हो गया? I। क्या ऑप्शन में मैग्नेटिक मोमेंट या आपका ये जो डाइपोल मोमेंट आपसे पूछा गया है, मैग्नेटिक मोमेंट जो पूछा गया वो मिल रहा है क्या? नहीं। देखो जरा यहां पर कहीं पर आपको ना तो πr² तरीके से कुछ दिख रहा है ना I दिख रहा है। तो मुझे I को और बदलना पड़ेगा। किसको बदलना पड़ेगा? I को। अब मैं I को कैसे बदल सकता हूं? मैं I को ऐसे बदल सकता हूं कि मुझे इस वाले फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल में। मैं इस टाइम पीरियड का कोई फॉर्मूला देख सकता हूं क्या? कभी मैंने किसी एक तार के अंदर गोल घूमते हुए या किसी डी के अंदर गोल घूमते हुए चार्ज के बारे में आपको पढ़ाया है? याद करिए, प्रोटॉन को एक्सेलरेट करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। साइक्लोट्रॉन नहीं, हाँ साइक्लोट्रॉन में जिसमें 2 डी आते हैं। साइक्लोट्रॉन नहीं, साइक्लोट्रॉन में पढ़ा था आपने। तो क्या फॉर्मूला था वो? उसमें आप 2 काम कर सकते हैं। बताऊं कौन सा? क्योंकि देखो वेलोसिटी दी हुई है, तब वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लो। किसका निकाल लो? और नहीं तो पीछे नीचे टाइम पीरियड है। जल्दी से फटाफट मुझे वेलोसिटी और टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करके बताइए। जल्दी करिए, अगर नहीं कर पाए तो आप लोगों को यह सेशन आगे नहीं मिलेगा। बताइए। आप लोगों को मैंने कितने दिनों से कहा है कि जो चैप्टर ईमानदारी से पढ़े हो उसको ईमानदारी से कंप्लीट भी करना है। तो आपका अगर नहीं बन पा रहा है तो आप साइक्लोट्रॉन बनाओ। साइक्लोट्रॉन में आप रेडियस लो, उसमें देखो कि mv²r बराबर किसके होगा। वैल्यू निकाल कर मुझे v और t का फॉर्मूला बता दीजिए। हाँ v और t का, आप चाहो तो r का भी बता सकती हो। बहुत बढ़िया, सही कर रही हो, बिल्कुल सही कर रही हो। किसका आया? v का क्या फॉर्मूला आया? चलो मैं तुम लोगों के लिए इसको थोड़ा सा अलग ही करना चाहता हूं।
आप लोगों ने v का फॉर्मूला बोला 2, हाँ q b r बाई m। किसी का और कोई फॉर्मूला आ रहा है क्या? क्योंकि ये वाले फॉर्मूले में एक समस्या है, बताऊं क्या? बताओ क्या समस्या, आपको समझ में आ रहा है क्या समस्या है? इसमें समस्या ये है कि ना तो ई, मैं यहां तो लिख दूंगा कि ई लिख देता हूं, मैं यहां से आर भी ले लूंगा, लेकिन ये बी बाई एम का क्या करूं? बी बाई एम का कोई तरीका है क्या यहां पे? बस यही वो क्वेश्चन है कि आपकी एग्जाम नीट से अलग होती है। समझ गए आप बात? ये आपके पेपर में आएगा तो अब आप इसका डायरेक्ट आंसर अगर रट के भी चले गए तो भी आप आंसर कर दोगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर रट लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप ट्राई कर सकते हो, तुम्हारा भी कुछ कुछ आंसर आ रहा। क्या आ रहा? वी बराबर क्या आ रहा दीदी? हाँ टी बराबर निकाल लिया तुमने, टी निकाल लिया होगा, चलो टी बराबर बोल दो। 2 पाई एम बाई भी है कुछ क्या? क्यू बी। क्या लिखा आपने? क्यू बी लिखा, लिख दिया। अब एक बात बताऊं, जरा ध्यान से देखो, 2 पाई बाई यहां से अगर मैं ई कर देता हूं तो क्या ये एम बाई बी है? बोलिए हाँ या ना, अरे बोलिए। तो क्या इस फॉर्मूले से इसको घुमा के इसको देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या यहां से मैं बी बाई एम का वैल्यू नहीं निकाल सकता था? यहां से बी बाई एम कितना आता? बी बाई एम बराबर वी बाय ई आर आता, हाँ है ना? तो क्या एम बाई बी ई आर बाई वी आ जाता? तो देखिए एम बाई बी था, यहां से मैंने लिखा 2 पाई बाई ई और यहां से क्या उतारा? वी बाई ई आर। चलेगा? तो मेरे पास टी का फॉर्मूला क्या आया है? टी का फॉर्मूला आया है कितना? 2 पाई वी डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर आर। आ गया? आ गया सबका? अरे बोलिए, इतना समझ पाए हो आप लोग? हमको जो रेडीमेड आंसर मिल गया है, किसी एक दो बच्चे ने निकाल के बताया, आप समझ पाए? अब आप इस टी को उठाकर कहां रख दीजिए? उसी फॉर्मूले में रख दीजिए जो थोड़ी देर पहले आपके सामने था। कौन सा? ये रहा। वैल्यू कितनी है याद है आपको? आपने कहा टी की वैल्यू, टी की वैल्यू कितनी? या एक काम करिए, आई की ही वैल्यू रखो, आई बराबर ई बाई कितना? कितना? 2 पाई वी बाई ई स्क्वायर आर। तो 2 पाई वी ई स्क्वायर आर ऐसा हो जाएगा। बोलिए हाँ है ना? एक कुछ कटना चाहिए यार, गड़बड़ हो रही है। ई आर ऊपर आएगा, वी नीचे आएगा, है ना? ये वाली वैल्यू। तो ये जब पहले गलती हो जाती है दीदी, पहले गलती हो जाती है तो पहले बताना रहता, पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद थोड़ी बताते हैं अपन कभी भी। तुम लोगों ने क्या राक्षस राक्षस समझ रखा है क्या? क्या लिखोगे यहाँ पर? एम बाई बी लिखना, तो ई आर बाई आप लिखोगे वी। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ई से ये कैंसिल आउट हो रहा है। टी बराबर कितना आया? आया आपका 2 पाई आर बाई वी। और ये तो होता ही है, बताऊं कैसे? चाल बराबर दूरी बटे समय से। इतनी मेहनत करने की जरूरत थी क्या? मैंने आपसे जानबूझ के मेहनत करवाई। चाल बराबर दूरी बटे समय नहीं होता। चाल यानी स्पीड, स्पीड वी दी थी, हाँ या ना? और दूरी कितनी तय करेगा? 2 पाई आर, और वेलोसिटी वी थी। खत्म गेम। ठीक? अरे बोलो। तो अब इस वैल्यू को आप पीछे यहां रखोगे इसमें, तो क्या लिखोगे? 2 पाई 2 पाई आर बाई क्या? तो v ऊपर जाएगा, r नीचे रहेगा। हो गया इतना? और इस फॉर्मूले को आप रख दीजिए यहां पर, रख दें तो हमारा m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर i की वैल्यू रखना है, i की वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं, ev बाई 2 पाई r, और यहां से आया पाई r स्क्वायर, r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ev r बाई। एक बच्चा मेरी क्लास में बहुत खुश होगा कि सर आप चाहे जितना डांट लो, आपको लग गया आधा घंटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और मैंने जो इसका आंसर बताया वो 1 सेकंड में आंसर बता दिया था। ठीक? लेकिन उसका कोई सेंस नहीं था, क्योंकि उसको आते पते नहीं लगे। इवन अब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी अभी सोच रहा कि हमने क्या क्या किया है। समझ गया आप बात इसकी नहीं होती कि आपने एक तुक्का मारा 4 में से और आपका वो सही हो जाता है या गलत हो जाता है। बात इसकी होती है कि आप क्या, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करते आया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने जानबूझ के लिया था।
लास्ट क्वेश्चन था, ताकि आप लोग इससे ज्यादा पको नहीं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन रखा है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका एक और पार्ट आपके पास आने वाला है, पार्ट 2। बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त लोगों के बीच में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।